नमस्कार साथियों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में अभिक्रमण के दूसरे प्रकार, जिसे हम शाखीय अभिक्रमण कहते हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। साथियों, अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियो में अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, विशेषताएं, तत्व और उसके एक प्रकार रेखीय अभिक्रमण के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। आज हम शाखीय अभिक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करें। आइए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि शाखीय अभिक्रमण क्या होता है। तो साथियों, जो शाखीय अभिक्रमण है, यह अभिक्रमण का दूसरा प्रकार है। नाम है शाखीय, ठीक है। ब्रांचिंग अभिक्रमण यानी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं। प्रतिपादक इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण नॉर्मन ए क्राउडर ने सन 1954 ईस्वी में किया। साथियों, ये जो प्रतिपादक, ये नॉर्मन ए क्राउडर ने इसका जो विकास किया है वो 1954 अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ है। ज़्यादातर पुस्तकों में 1954 1960 ही दिया हुआ है। तो ये एक ऑथेंटिक बुक जिसमें हमने 1954 ईस्वी जो है देखा है, ठीक है ना। तो इन्होंने 1954 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। इसके प्रतिपादन के लिए जो उत्पत्ति के स्रोत है, प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई इसको बनाने के लिए, तो इसकी प्रेरणा जो है औद्योगिक प्रशिक्षण में मानवीय प्रशिक्षण के द्वारा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए इसका विकास किया गया था। लेकिन नॉर्मन ए क्राउडर ने इसका शाखीय अभिक्रमण का विकास एयरक्राफ्ट प्रशिक्षुओं के लिए किया था, अर्थात व्यवहार के परिमार्जन के लिए, उनकी कौशलों में विकास के लिए, औद्योगिक कौशलों में विकास के लिए इसका विकास, शाखीय अभिक्रमण का विकास किया गया था। अब आते हैं, यह शाखीय अभिक्रमण किन अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये लर्निंग कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी पे आधारित है। लर्निंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है अधिगम सिद्धांत कौन सा है? कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी के अधिगम सिद्धांत पर ये आधारित है, ठीक है साथियों। इसमें रिस्पॉन्स स्टिमुलस टाइप अप्रोच का उपयोग किया गया है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस टाइप अप्रोच, अर्थात इस अभिक्रम में सबसे पहले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको रिस्पॉन्स करना होता है, अनुक्रिया करनी होती है, और उसके बाद से उन्हें उद्दीपक के रूप में प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है ना। आगे इसकी प्रक्रिया में हम अभी समझेंगे कि ये किस प्रकार से रिस्पॉन्स स्टिमुलस टाइप थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं। इसका अन्य नाम आंतरिक अभिक्रमण भी कहलाता है। आंतरिक अभिक्रमण क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो शाखीय अभिक्रमण है, इसके निर्माण में जो नियंत्रण होता है, जो अनुक्रियाओं का नियंत्रण होता है, वह स्वयं विद्यार्थी के ही, छात्र के ही हाथ में होता है। वह अपनी अनुक्रिया के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। इसलिए नियंत्रण चूंकि छात्र का होता है, इसीलिए इसको आंतरिक अभिक्रमण कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्रेम, किस प्रकार के फ्रेम इसमें होते हैं। तो साथियों, शाखीय अभिक्रमण में कुल 2 प्रकार के फ्रेमों का उपयोग किया जाता है। पहला फ्रेम जिसे हम मुख्य पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं, मुख्य पृष्ठ या मेन पेज, ठीक है। दूसरा फ्रेम जो उपयोग किया जाता है वो होता है त्रुटि फ्रेम। मुख्य पृष्ठ या फ्रेम इसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो मुख्य फ्रेम या मेन फ्रेम कहा जाएगा, और त्रुटि फ्रेम अर्थात एरर फ्रेम। यानी कि शाखीय अभिक्रमण जो विषय वस्तु के लिए जो फ्रेम का निर्माण किया जाता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य फ्रेम और दूसरा त्रुटि फ्रेम, ठीक है। और इनकी संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है?
तो इनकी संरचना जो है, सबसे पहले प्रदर्शन यानी फ्रेमों का प्रदर्शन किया जाता है। उस प्रदर्शन के बाद हम निदान, है ना, यानी बालकों की कमियों की पहचान करते हैं और कमियों की पहचान के आधार पर उनका उपचार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेम की जो संरचना होती है वो प्रदर्शन, निदान और उपचार पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करते हैं। सबसे मुख्य शाखीय अभिक्रमण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्रक्रिया के लिए मैंने एक यहाँ पर एक संरचना बनाई है जिसके द्वारा हम इसकी प्रक्रिया को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेमों को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मुख्य फ्रेम है। मुख्य फ्रेम, इसमें जो शाखीय अभिक्रमण होता है, इस शाखीय अभिक्रमण में विषय वस्तु को हम पूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें जैसे रेखीय अभिक्रमण में 1 या 2 लाइन का पैरा ही दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर विषय वस्तु का पूरा 1 या 2 पैरा एक ही साथ दिया जाता है, यानी कि विषय वस्तु को पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है साथियों, तो विषय वस्तु को पूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमें यहाँ पर मुख्य पृष्ठ का उपयोग करते हैं। मुख्य पृष्ठ पर ये एक लंबा पैरा होता है जिसमें कई लाइनें एक साथ ली गई होती हैं। विषय वस्तु जो है एक बड़े पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब उस बड़े पैराग्राफ ही जो है वही मुख्य पृष्ठ कहलाता है। उससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पे ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा जो कि इसी मुख्य पृष्ठ में दिए गए विषय वस्तु से संबंधित होता है। ठीक है, फिर आगे, अब इसी प्रश्न के लिए यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिए होते हैं। 4 विकल्प A B C D या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ विकल्प दिए होते हैं यहाँ पे, और ये विकल्प इसी प्रश्न के लिए यहाँ पे दिए गए होते हैं। इसमें से विद्यार्थी जो होता है वो अपने विकल्प के चुनाव के लिए स्वतंत्र रहता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी इनमें से कोई एक विकल्प का चुनाव करेगा। ठीक है, अब इस विकल्प में से अगर कोई विद्यार्थी ए विकल्प चुनता है तो ठीक उसके सामने एक पृष्ठ संख्या लिखी रहेगी, एक अलग पेज। ठीक है ना, उस पृष्ठ संख्या को देखेगा। जो पृष्ठ संख्या लिखी हुई है हमारी जो शाखीय अभिक्रमण के लिए जो बुकलेट बनाई गई है उसमें उस पेज पर जाएगा, जो पेज नंबर यहाँ लिखा रहेगा, और वह पेज सीधा उसे इस प्रश्न के, अगर इस विकल्प के संबंध में कुछ जानकारी जिस पृष्ठ पर है उस पृष्ठ पर ये ले जाएगा। ठीक है ना, अब वहाँ पर बालक को पता चल जाएगा कि उसका उत्तर सही है अथवा गलत। अगर उसका उत्तर गलत है, ठीक है, अगर उसका उत्तर क्या होता है, गलत, ठीक है, तो ये इसको बोला जाएगा त्रुटि पृष्ठ। ठीक है, तो ये विकल्प के सामने जो पृष्ठ संख्या लिखी हुई है उसको त्रुटि पृष्ठ पर ले जाएगा। त्रुटि पृष्ठ पर यह उत्तर सही है या गलत है, ठीक है, उसको बताया जाएगा। अगर ये उत्तर गलत है तो इसके बारे में ये बताया जाएगा कि ये उत्तर क्यों गलत है, आपने इसमें क्या गलती की है, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती हैं। ठीक है, फिर बालक को पुनः जो है मुख्य पृष्ठ पर भेजा जाता है, और मुख्य पृष्ठ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है बालक पुनः उसको उत्तर देता है। ठीक है, बात समझ आ गया। इसी तरह उसने अगर अब इन 4 विकल्पों में से कोई एक ही विकल्प सही होगा, ठीक है ना, तो वह बारी बारी से सभी विकल्पों को चुनता जाता है, और तब तक चुनता जाता है जब तक कि वो सही उत्तर पर ना पहुंच जाए। अगर सी विकल्प मान लीजिए चुनता है, वो भी गलत उत्तर है, तो वह एक त्रुटि पृष्ठ पर ले जाएगा। ये त्रुटि पृष्ठ पर उस विकल्प के गलत होने का कारण लिखा होगा, और ये कारण फिर पुनः जो है बालक कहाँ आएगा, फिर उसी मुख्य पृष्ठ पर आकर प्रश्नों का उत्तर देगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए उसका विकल्प 20 सही है, ठीक है, तो वो फिर उसके सामने लिखे पृष्ठ संख्या पर जाएगा, उस पर लिखे हुए विवरण को पढ़ेगा, तो उसे पता चलेगा कि उत्तर उसका सही है। और जैसे ही सही उत्तर पे पहुंचता है वह क्या होता है, वह अगले मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब फिर से उस मुख्य पृष्ठ पे कुछ वाक्य लिखे होंगे जो पूरे पैराग्राफ के रूप में होंगे, है ना, एक लंबी जो है एक लंबी बड़ी पाठ्य वस्तु रहेगी, है ना। फिर उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, और फिर बालक इस दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करेगा। पुनः अगर विकल्प का गलत चयन करता है, उसके सामने पृष्ठ संख्या लिखी है,
उस पृष्ठ संख्या का पेज जो है वो खोलेगा और वह त्रुटि पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। वह त्रुटि पृष्ठ पर उसके गलत होने का कारण पता चलेगा और पुनः वह कहाँ आ जाएगा, मुख्य पृष्ठ पर। और यही क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक वह एक प्रश्न का उत्तर सही न दे ले, ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसे ही वह किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है वो अगले पृष्ठ पर पहुंच जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। इसी तरह मान लीजिए ये जो प्रश्न नंबर 2 है, इस प्रश्न नंबर 2 में सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो सी के सामने जो पृष्ठ संख्या लिखी रहेगी उस पृष्ठ संख्या को खोलेगा, देखेगा उसका उत्तर सही है तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा प्रश्न नंबर 3 पर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 के लिए फिर से यहाँ पे एक मुख्य पृष्ठ बना रहेगा, ठीक है, मुख्य पृष्ठ बना रहेगा और इस तरह से ये बालक जो है इसी तरह आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जब तक कि वो पूरी विषय वस्तु को सीख न ले, ठीक है साथियों। तो ये हमारी प्रक्रिया रही शाखीय अभिक्रमण की, ठीक है। एक पृष्ठ पर दिए गए बताए गए विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, उसके विकल्प रहेंगे। जब तक विकल्प पर का सही उत्तर नहीं दे लेता है वह बार बार उसी प्रश्न पर आकर और उत्तर देने का प्रयास करता है। जैसे ही सही उत्तर होता है वह अगले पृष्ठ पर पहुंच जाता है, अगले मुख्य पृष्ठ पर, फिर उस पर लिखी विषय वस्तु को पढ़ के उत्तर देता है। जब तक सही उत्तर नहीं दे लेता तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। अगर उत्तर गलत होता है तो त्रुटि पृष्ठ पर पहुंचता है, त्रुटि पृष्ठ पर विवरण लिखा होता है कि उसका उत्तर क्यों गलत है, ठीक है, और फिर पुनः उसको मुख्य पृष्ठ पर भेज दिया जाता है, फिर उत्तर देने के लिए ये, और यही क्रिया जो है बार बार चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा फ्रेम 1 हो गया, ये त्रुटि पृष्ठ है फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, ठीक है ना। अगले मुख्य पृष्ठ पर आ गया, ये फ्रेम 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये कई फ्रेमों में बटे हुए होते हैं और यही प्रक्रिया जो है बार बार चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक कि बालक पूर्ण रूप से उस विषय वस्तु को सीख ना जाए, ठीक है ना। तो ये रही हमारी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में हमने देखा कि जो बालक है वह बार बार अनुक्रिया करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। लेकिन उसे पूर्ण रूप से छूट नहीं प्रदान की गई है, उसे इन्हीं 4 विकल्पों में क्या कर दिया गया है, सीमित। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इसमें छूट नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी बालक को जो है अपनी अनुक्रिया के लिए स्वतंत्रता होती है, ठीक है। अब आते हैं इसके सिद्धांतों पर, ये किन सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि शाखीय अभिक्रमण जो है, सबसे पहला सिद्धांत पूर्ण प्रदर्शन का सिद्धांत। शाखीय अभिक्रमण यह मानता है कि विषय वस्तु का पूर्ण प्रदर्शन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो पूर्ण प्रदर्शन के सिद्धांत पर यह बनाया जाता है। दूसरा निदान का सिद्धांत, ठीक है, अर्थात जैसे ही बालक गलत उत्तर देता है तो उसे त्रुटि पृष्ठ पर पहुंचा दिया जाता है, जहां पर वह पहचानता है कि उसकी गलती कहाँ है, ठीक है ना। तो इससे उसकी त्रुटि की पहचान हो जाती है और उसी के नीचे त्रुटि पृष्ठ पर जो उस गलती का कारण लिखा होता है वह उसके उपचार, ठीक है ना, वह उसका उपचार हो जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा हमारा इसका सिद्धांत है उपचार का सिद्धांत, ठीक। तो त्रुटि पृष्ठ पर दिए गए कारण के द्वारा बालक को उसकी त्रुटि का कारण पता चल जाता है, जिसके कारण उसकी जो कमियां है उसका उपचार तत्काल ही तुरंत कर दिया जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही बालक का उत्तर सही होता है उसे तुरंत पुनर्बलन प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए इस फ्रेम की संरचना को हम प्रदर्शन, निदान और उपचार के रूप में यह व्यक्त कर सकते हैं। पहले प्रदर्शन किया जाएगा मुख्य पृष्ठ पर, फिर उसे निदान किया जाएगा त्रुटि पृष्ठ पर और उस पर दिए गए उत्तर का कारण बताया जाएगा उपचार के रूप में, ठीक है ना। और इस तरह से बालक जो है शाखीय अभिक्रमण का उपयोग करते हुए विषय वस्तु को सीखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान्यताओं के संबंध में चर्चा करते हैं। क्या मान्यताएं हैं? तो मान्यताएं, शाखीय अभिक्रमण जो है यह मानकर चलता है कि पूर्ण पाठ का प्रदर्शन के द्वारा जो बालक हैं वो अधिक सीखते हैं, ठीक है ना। यदि बालक के समक्ष पूरी पाठ्य वस्तु ही रख दी जाए तो उससे बालक जो है अधिक सीख सकते हैं। दूसरी मान्यता क्या है? त्रुटियां उपचार में सहायक हैं, अर्थात इस विकल्पों में जो बालक त्रुटि कर रहा है, ठीक है, उन त्रुटियों से उसकी कमियों का पता चलता है,
ठीक है ना। और जैसे ही कमियां हमें पता चलती हैं हम उनका उपचार कर लेते हैं। तो ये त्रुटियां उपचार में सहायक होती हैं, ये मान्यता है। तीसरा, त्रुटियों के साथ साथ उपचार से अधिगम अधिक प्रभावी होता है। न केवल त्रुटियां पता चलें बल्कि तुरंत उस त्रुटियों का उपचार कर दिया जाए, अगर त्रुटि पृष्ठ पर, जैसा कि कर दिया जाता है, ठीक है ना। त्रुटि पृष्ठ पर हमें निदान और उपचार दोनों ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो त्रुटियां के साथ साथ यदि उपचार भी तुरंत प्रदान कर दिया जाए तो अधिगम और भी अधिक प्रभावी हो जाता है, ठीक है ना। और आगे, लोकतांत्रिक वातावरण में अधिगम जो है अधिक प्रभावशाली होता है। यानी कि बालक यहाँ पर देख रहे हैं हम कि वो विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कई विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। तो बालक के लिए ये एक प्रकार के लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मान्यता है इसकी, वो क्या है कि लोकतांत्रिक वातावरण में जो अधिगम है वह अधिक प्रभावी होता है, ठीक। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बालक इसमें जो त्रुटियां हैं वो कितनी बार कर सकता है। तो हम ये मानते हैं कि इस शाखीय अभिक्रमण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि बालक 20% से अधिक त्रुटि न करे, ठीक है ना। बालक जो है इसमें 20% से अधिक त्रुटि न करे, ठीक है। अब ये जो शाखीय अभिक्रमण है इसे एक बुकलेट पर बनाया जाता है जिसे स्क्रैम्बल्ड बुकलेट कहते हैं। स्क्रैम्बल्ड बुकलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पृष्ठ होते हैं ना वो निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, ठीक है। ये किसी पृष्ठ पर ये पहुंचा सकता है, यानी कि पृष्ठों का क्रम निश्चित नहीं होता, इधर उधर होता है, इसीलिए इसको स्क्रैम्बल्ड बुक भी कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो है इसके उद्देश्यों की बात करते हैं, ठीक है ना। शाखीय अभिक्रमण के उद्देश्यों की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं हमने कि शाखीय, अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग है वो एक सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि विभिन्न विकल्पों के रूप में हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, शाखाओं में बढ़ जा रहा है, देख रहे हैं सर, है ना, शाखाओं में बढ़ जा रहा है। और जब तक सही उत्तर नहीं दे रहा है तब तक आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये इसीलिए इसको शाखीय अभिक्रमण भी कहते हैं, क्योंकि ये जो अभिक्रमण है वो आगे तो बढ़ता है लेकिन एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, बार बार जो है वो जब तक सही उत्तर न दे पाने की स्थिति में ये उसको एक रिग्रेशन लाइन में ले जाता है, ठीक है ना। और ये रिग्रेशन लाइन बालक को निदान और उपचार प्रदान करती है, ठीक है, और सही उत्तर देते ही वो आगे बढ़ता है, ठीक है ना। इसीलिए शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में भागों में बढ़ जाता है, इसलिए शाखीय अभिक्रमण इसको कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं इसके उद्देश्यों की बात हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य क्या होते हैं? इसके उद्देश्य ये हैं कि बालक के व्यवहार में जो है परिवर्तन लाना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना इसका सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य उच्च शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है ना। उच्च शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति इसका हमारा दूसरा उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वह माध्यमिक और उच्च स्तरों में में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग या उद्देश्य भी कह सकते हैं इसका, है ना। ये शाखीय अभिक्रमण का उपयोग हम प्राथमिक कक्षाओं में नहीं कर सकते हैं, इसका उपयोग हम हमेशा माध्यमिक कक्षा और उच्च स्तर के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है, उपयोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, उपयोग, ठीक है। उपयोग जो है तीसरा औसत स्तर से ऊपर तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। ये जो शाखीय अभिक्रमण है यह औसत से नीचे विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि ये औसत से ऊपर और उससे भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये दूरस्थ शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, दूरस्थ शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं के संबंध में हम चर्चा करते हैं,
ठीक है, विशेषताएं। अब यहाँ पर विशेषताओं की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे हमने इसके बारे में जो वर्णन किया है यही इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर पहली विशेषता क्या हो सकती है, हम यहाँ पर पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, पूर्ण रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य पृष्ठ होता है उस पर विषय वस्तु बड़ी होती है, ठीक है। दूसरा विशेषता क्या होगा, इसमें जो है अनुक्रियाओं पर नियंत्रण किसका होता है, नियंत्रण जो है वो छात्र का नियंत्रण होता है, ठीक है ना, छात्र का ही नियंत्रण होता है उसकी अनुक्रियाओं पे, ठीक है ना। वह और यह एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करता है, अर्थात बालक जो है वो स्वयं अपनी इच्छा से उत्तर का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए ये क्या है, एक लोकतांत्रिक, है ना, अभिक्रमण है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है ना, लोकतांत्रिक अभिक्रमण, बात समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, यह जो है अधिक से अधिक जो बल देता है वह निदान पर और उपचार पर बल देता है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर जो है निदान और उपचार पर बल देने का प्रयास करता है हमारा, ठीक है। इसमें जो है बालक को जैसे ही इसमें पुनर्बलन भी प्रदान किया जाता है, जैसे ही बालक का उत्तर सही होता है उसे तुरंत क्या होता है, पुनर्बलन प्राप्त होता है, ठीक। और इस पुनर्बलन द्वारा बालक प्रेरित होकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है, ठीक। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं रही। अब आगे बढ़ते हैं, एक विशेषता और लिख सकते हैं, ये आंतरिक अभिक्रमण है, तो एक विशेषता ये भी हो सकता है कि नहीं, ये तो ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इसकी सीमाओं पर चर्चा करते हैं, सीमाएं क्या क्या हैं इसकी, यानी जहाँ इसकी कुछ विशेषताएं हैं वही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो सीमाएं क्या हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पृष्ठ हैं वो एक निश्चित क्रम में नहीं है, इधर की उधर है ना, यानी कि ये अधिगम की जो क्रमिक प्रक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अधिगम के क्रम पर ध्यान नहीं है, हम केवल बालक को उस विषय का ज्ञान देने, उसे सिखाने पर विशेष बल दे रहे हैं, बल्कि अधिगम का जो प्रक्रिया है और उसके क्रम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पृष्ठों का क्रम भी एक निश्चित क्रम में नहीं दिया गया है, ठीक। दूसरा, केवल और केवल प्रशिक्षण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, बालक को के ज्ञानात्मक विकास के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। बालक के जो उसके ज्ञानात्मक विकास, के ज्ञान में जो विकास होता है उसमें इसका विशेष उपयोग नहीं किया जा सकता, प्रशिक्षण के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें केवल उपचार पर ध्यान, निदान और उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। चूँकि ये एक जटिल प्रकार का अभिक्रमण है, इसलिए इसके निर्माण में भी कठिनाई आती है, ठीक है ना। इसके निर्माण में कठिनाई आएगी, तब निर्माण में कठिनाई अर्थात इसका जो प्रोग्रामर है, यानी जो निर्माण करता है साखी अभिक्रमण का, वो भी स्किल्ड होना चाहिए, अर्थात इसको बनाने के लिए जो है पारंगत होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने साखी अभिक्रमण के संबंध में चर्चा की, जिसमें हमने साखी अभिक्रमण के सभी मुख्य बातों को हमने जाना। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।